हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स लाइक लिथोस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फेयर क्या है और इन तीनों से मिलकर बनने वाला बायोस्फेयर क्या है, उसके बारे में हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि वो अलग अलग क्या क्या है। ठीक है, चलो देखो, अर्थ जो कि सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है और जहां पे लाइफ पॉसिबल है, ये इकलौता एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। अब लाइफ पॉसिबल होने के लिए क्या रीजन है, ठीक है, पहले हम उनको जानते हैं और समझते हैं। देखो, मान लो सपोज करो, मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ह्यूमन बॉडी का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि किसी भी इंसान को रहने के लिए, जीने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो आप कहोगे कि उसमें सबसे पहले तो उसके पास में घर होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, घर तो होना चाहिए, लेकिन वो घर होगा कहां पे? ऐसा तो है नहीं आपने हवा में कोई घर बना दिया। मैंने कहा देखो, एक आदमी है, उसका घर देखो वो हवा में कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, हवा में तो घर हो नहीं सकता। ठीक है, तो घर कहां पे होगा? सॉलिड पार्ट पे, कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा जो सॉलिड होगा। सॉलिड, सॉलिड का मतलब जो लैंड पार्ट है। पॉइंट समझ में आ रहा है? लैंड पे, आप धरती पे आप घर बना सकते हो, आप पानी में घर नहीं बना सकते। रहने के लिए आपको घर किस पे चाहिए? जमीन पे, सूखा होना चाहिए वहां पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो गीली मिट्टी है या कुछ इस तरीके का पार्ट है। आपको रहने के लिए आपको जस्ट इतना समझना है कि लैंड वाला पार्ट होना चाहिए, सॉलिड पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पानी में कोई जैसे समंदर है और समंदर के बीच में आप घर बनाने की कोशिश करो, नहीं बना पाओगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो घर बनाने के लिए हमें चाहिए सॉलिड सरफेस, और वो कहां पे पॉसिबल है? लैंड पे। ठीक है, दूसरी चीज, आपने घर बना लिया, ठीक है, मान लो सपोज करो आपने घर बना लिया। अब घर बनाने के बाद अब क्या चाहिए आपको? तो उसके लिए आपको खाने के लिए रोटी चाहिए। रोटी कहां से आएगी? तो रोटी आएगी प्लांट्स से। प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? तो प्लांट्स को चाहिए पानी। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपको रहने के लिए, खाने के लिए रोटी चाहिए। रोटी कहां से आएगी? प्लांट्स से। और प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे? तो पानी चाहिए। तो दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, सॉलिड के बाद दूसरा फेज ऐसा होता है जो कि लिक्विड हो, जो कि लिक्विड फेज में हो। अगर वो लिक्विड नहीं होता, पानी लिक्विड नहीं है, सॉलिड है, आपने कहा सॉलिड जैसे बर्फ है, तो क्या आप बर्फ को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो? नहीं, उसको यूज करने के लिए लिक्विड फॉर्म में आना पड़ेगा ना। तो वैसे ही हमने कहा सेकंड ऐसा फेज जो लिक्विड है, और वो है वाटर। पॉइंट क्लियर है? पानी जो कि दूसरा ऐसा रिक्वायरमेंट है जो लाइफ को पॉसिबल बनाता है। पॉइंट क्लियर है? जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो करेंगे। प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वहां से फ्रूट्स होंगे, वहां से कोई भी हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से हम उनको लेंगे और उनको कंज्यूम करना शुरू करेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो पहली चीज घर जो कि लैंड पे होगा, दूसरी चीज पानी जो हमारी लाइफ के लिए पॉसिबल है, जरूरी है, तीसरी चीज ऐसी जो कि गैस। आपको बोल दिया कि आप एक ऐसी जगह में जाइए जहां पे हवा ही नहीं है, जहां पे ऑक्सीजन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? मर जाओगे। आप नहीं रह सकते बिना ऑक्सीजन के। आप कैसे रह पाओगे? जीने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो वो तभी है जब आपको गैस मिले, और गैस के लिए हम जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग जिसको हम बोलते हैं सराउंडिंग, सराउंडिंग, ठीक है, एयर जिसको हम कह रहे हैं, ये प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें जब तक प्रेजेंट है भाई, आपको खाली, अब ध्यान से सुनना और समझना, मैं कह दूं सिर्फ आपको घर है आपके पास में, आप बस इसी में ही रहो, ना आपको पानी दिया जाता, ना आपको एयर दी जाती है, क्या आप जी पाओगे? आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? हमें तीनों चीजें चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें गैस भी चाहिए,
एयर भी चाहिए। अगर तीनों के तीनों नहीं मिलेंगी, अगर खाली लैंड दे दी तो ये दोनों चीजें ना दो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो सपोज करो किसी ने कहा चलो ठीक है, आप पे हम दया करते हैं, आप पे रहम करते हैं और मैं आपको लैंड भी देता हूं, आपको वाटर भी दिया, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तो फिर कहोगे भाई मुझे एयर भी चाहिए, बिना एयर के मैं क्या करूं? पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो हमारे पास में जब तक ये तीनों चीजें एक साथ प्रेजेंट नहीं है, एक साथ प्रेजेंट नहीं है, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ की पॉसिबिलिटी तभी बन पाएगी जब ये तीनों चीजें एक साथ प्रेजेंट होंगी। ठीक है? और ये सारा खेल कहां पे खेला जाता है? ये सारा खेल धरती पे खेला जाता है। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जहां पे तीनों चीजें एक साथ प्रेजेंट होती है, जहां पे लाइफ पॉसिबल होती है। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? ठीक है? तो यहां से हम समझने चलते हैं अब कि आखिर ये चीजें क्या है, इनको हम ज्योग्राफी के टर्म में क्या बोलते हैं, उसको समझते हैं। देखो, जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि तीन फेजेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसी तरीके से हमारे पास यहां पे एक फेज है जो सॉलिड है, सॉलिड है। अब वो सॉलिड किसका बना होगा भैया? आप खुद सोचो, सॉलिड किसका होगा? सॉलिड पत्थरों का बना होगा, पत्थर होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मिट्टी है वो सॉलिड है। पॉइंट समझ में आ रहा है? रॉक्स, रॉक। अब ये जो सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए, रॉक्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, जो ज्योग्राफी में हम वर्ड यूज करते हैं, लिथोस, लिथोस। ठीक है? और ये जो भी पार्ट बनाएगा अर्थ पे, इसका कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा ना, कुछ तो पार्ट होगा इसका, इसके लिए हमने बोला है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? जो किस फेज का है? सॉलिड फेज का है। दूसरा फेज, दूसरा फेज है हमारे पास में, दैट इज नोन एज लिक्विड फेज, लिक्विड फेज। और लिक्विड फेज में क्या? लिक्विड फेज में मेनली वाटर, मेनली वाटर। अब वाटर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? तो वाटर के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रो। तो हाइड्रोस्फेयर, वाटर के लिए भी अपना एक स्फेयर होगा, उसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, कुछ पार्ट होगा, तो उसको हमने दूसरा पार्ट बना दिया। तीसरा होता है जो मिलके बनता है, दैट इज नोन एज एयर, दैट इज गैस। और गैस जिसको, जिसके लिए रिक्वायर्ड है एयर, और एयर से हमारे पास में बना एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहां पे हमें एटम्स की रिक्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर। ठीक है? एटम्स की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास तीन जो मेजर जो कंपोनेंट्स बनते हैं, मेजर कंपोनेंट्स अर्थ पे जो रिक्वायर्ड है किसी भी लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए, वो ये तीनों एक साथ होने चाहिए। लिथोस्फेयर भी होना चाहिए, हाइड्रोस्फेयर भी होना चाहिए, और एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए। इन तीनों के मिलने से हमारे पास में लाइफ की पॉसिबिलिटी बनती है। इसीलिए बोला मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट समझ में आ गया? इन तीनों के मिलने से, अब ये तीनों के तीनों देखो, मैंने कहा मान लो सपोज करो लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर सिर्फ ये दो हैं, ठीक है, एयर है ही नहीं, तो क्या लाइफ पॉसिबल होगी? हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। मैंने कहा मेरे पास में एयर है और वाटर है, क्या अब लाइफ पॉसिबल है? कहोगे नहीं, अब भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? जब तक ये तीनों चीजें पॉसिबल, अगर लाइफ पॉसिबल बनानी है तो हमारे पास तीनों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब एक इस जगह पे ये जो हमने वेन डायग्राम बनाया है, इसमें एक ऐसा पार्ट ढूंढना होगा हमें जहां पे तीनों के तीनों कंबाइंड हो रहे हो, तीनों के तीनों मिल रहे हो, तीनों अवेलेबल हो। और वो तीनों कहां पे अवेलेबल है? वो इस पार्ट में अवेलेबल है। ये वाला पार्ट है जहां पे हमारे पास में तीनों के तीनों स्फेयर प्रेजेंट है, हाइड्रोस्फेयर भी, लिथोस्फेयर भी, एटमॉस्फेयर भी। इसी को बोलते हैं हम बायोस्फेयर, बायोस्फेयर। तो मैं आपसे पूछूं, क्या इस वाले पार्ट पे लाइफ पॉसिबल है? क्या इस वाले पार्ट पे लाइफ पॉसिबल है? तो आप कहोगे बिल्कुल यहां पे लाइफ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और लाइफ, लाइफ
से वर्ड आता है बायो, बायो, ठीक है, बायोलॉजी हम पढ़ते हैं ना, तो वो यहां से आता है लाइफ पॉसिबिलिटी। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो चौथा कंपोनेंट है बायोस्फीयर, जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन पे, तीनों जहां पे एक साथ मिलते हैं उससे जो पार्ट बनेगा उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, पॉइंट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब यहां से हम एक एक को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे क्या है ये, क्यों जरूरी है ये, इनको हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो आई होप आपको यहां तक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं लिथोस्फीयर से। देखिए, हमारे पास पहला पार्ट है, पहला स्फीयर है, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। क्या है लिथोस्फीयर? पहली चीज तो हमने देखी, ये एक सॉलिड सरफेस है, सॉलिड पार्ट है। ठीक है, अब सॉलिड किसका होगा, किससे हो सकता है? देखो, ये रॉक्स का बना है। आप कहोगे रॉक्स का कैसे? हम लैंड पे रह रहे हैं तो हमने वहां पे तो कहीं भी पत्थर पड़े हुए नहीं दिखे। देखो, वो पत्थर ही होते हैं, किसी टाइम में पत्थर ही हुआ करते थे या हुआ करते होंगे। जैसे मैं आपके सामने बात करूं, मैंने कहा एक आदमी आपके सामने खड़ा है, देखो उसकी कितनी बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो हमने कहा कि हर किसी इंसान का, जो भी चाहे बूढ़ा हो चाहे वो जवान हो, हर कोई छोटे बच्चे से ही बनता है। आप कहोगे छोटे बच्चे से? हाँ, छोटा बच्चा, पहले वो किसी टाइम में छोटा बच्चा हुआ करता था, अब उसकी जैसे जैसे एज होती गई वैसे वो अपनी एज के हिसाब से उसका साइज, उसकी शेप बदलती चली गई। पहले वो छोटा बच्चा था, आज उसकी दाढ़ी मूंछ आ गई है, वो जवान हो गया, थोड़े टाइम बाद में वो बुढ़ापे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके के फेजेस चेंज आते हैं, किसके साथ में? टाइम के साथ में। उसी सिमिलर तरीके से हम यहां पे बात करते हैं कि हमारे पास पहले कभी कोई बड़ा ऐसा पत्थर हुआ करता होगा, बड़ा पत्थर हुआ करता होगा। ठीक है, जब यहां से नदियां आना शुरू हुई, नदी अपने साथ में फ्लो करके इस बड़े से पत्थर को लेके आई, बड़े से पहाड़ से जब इस पत्थर को नीचे गिराएगी तो यही पत्थर ब्रेक डाउन हो जाएगा और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल टूटेगा। अब ये धीरे 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 और नदी के बहाव के साथ में फ्लो करना शुरू करेगा, तो ये और छोटे 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 टुकड़ों में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जिससे बनी हमारे पास में मिट्टी। ठीक है, तो ये मिट्टी पहले किसी बड़े पत्थर का ही पार्ट हुआ करती थी, या हम ये कहें किसी जमाने में ये पत्थर हुआ करती थी। ठीक है, आज ये मिट्टी का रूप ले चुकी है। ठीक है, तो ये किससे भरी हुई है? इसमें मिनरल्स है बहुत ज्यादा, इसमें मिनरल्स प्रेजेंट है, इसमें जो भी ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ के लिए, जो किसी भी प्लांट के लिए जरूरी है, वो मिनरल्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है भाई, आप प्लांट को ग्रो करोगे तो उसको मिनरल्स चाहिए, वो कहां से मिलेंगे? मिट्टी से मिलेंगे, और वो मिट्टी ये सारी चीजें कैरी कर रही है, और वो कौन कैरी कर रहे हैं? लिथोस्फीयर। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो अब यहां से समझो, ये जो सॉलिड सरफेस है, हमने अर्थ को देखा, जब हमने पीछे डिस्कशन किया ग्लोब के बारे में, तो हमने देखा ग्लोब पे कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है। अब उसी चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं। ठीक है, जो लिथोस्फीयर है वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है। किस किस से? देखो, एक ऐसा पार्ट है जो केवल और केवल सॉलिड है, जो सॉलिड है, जहां पे लाइफ रहने के लिए पॉसिबल बनाती है। ठीक है, जहां पे हम रह सकते हैं, जहां पे हम चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो एक पार्ट तो ऐसा है जो सॉलिड है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? कॉन्टिनेंट। ठीक है, दूसरा पार्ट ऐसा है जो लिक्विड फेज का है, जहां पे पानी ही पानी प्रेजेंट है, पानी पानी, उसको हम बोलते हैं ओशन। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? जहां पे अगर मान लो सपोज करो ये हमारे पास में पूरी अर्थ है, इस अर्थ का मैंने कहा 100% प्रेजेंट है, उसमें से
उसमें से 1/3 जो पार्ट है, इसका जो 1/3 पार्ट है उस पे पानी प्रेजेंट है। तो आप जब भी कभी ऊपर से अर्थ को देखोगे तो आपको वो ब्लू नजर आएगी। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उस पे पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, पानी ज्यादा है बजाय लैंड के। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो सॉलिड पार्ट ज्यादा है वहां पे एज कंपेयर टू लिक्विड फेज। ठीक है, तो हमारे पास एक पार्ट ये है कॉन्टिनेंट, ये हमारे पास में कॉन्टिनेंट है, और ये हमारे पास में ओशन है, ओशन। इस तरह से हम यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये ओशन है और ये कॉन्टिनेंट है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो लिथोस्फीयर किन के कॉम्बिनेशन से बना है? दो चीजों के कॉम्बिनेशन से, पहला कॉन्टिनेंट्स, दूसरा ओशंस। ठीक है, पहले हम इन दोनों को जानते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या है। इसको ग्लोब पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बना के देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, मान लो मैं यहां पे अभी ग्लोब को कुछ 2D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको यहां पे अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हमने क्या किया, ग्लोब है वो इस तरीके से सर्कल है। ठीक है, इस तरीके से सर्कल है, मैंने उसको एक तरफ से काट दिया और इसके जो दो एंड बनेंगे, जैसे मैंने बीचों बीच काटा तो इसके दो एंड बनेंगे, मैंने उसको इस तरीके से खोल दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास, मैं अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, इस तरह से, तो ये मैंने कहा मैंने अर्थ को बना दिया है। ये हमारी अर्थ है जो कभी स्फीयर की फॉर्म में हुआ करती थी, अभी मैंने इसको बीच से काटा, एक तरफ से। ध्यान देना, अगर मान लो सपोज करो मैं आपके सामने ये कह रहा हूं, ये हमारे पास डस्टर है जो कि स्फीयर है, पूरा एक स्फीयर है, मैंने सिर्फ एक तरफ से इधर से काट दिया और जैसे ही काटा तो इसके दो एंड बन जाएंगे, दोनों को पकड़ा और सीधा कर दिया इस तरीके से, तो ये इस तरह से लंबा हो जाएगा। ऐसा ही मैं यहां पे कर रहा हूं, और मैंने इसको जैसे ही, ये कभी स्फीयर हुआ करता था, मैंने इसको लंबा कर दिया, खोल दिया। ठीक है, लंबा किया और खोल दिया ऐसे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो इसको यहां पे बना दिया कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, समझने के लिए समझना आप ध्यान से, ये बना दिया। अब आपको भी पता है कि अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस प्रेजेंट है, और वो कौन कौन सी हैं? एक जिसको हम बोलते हैं जो सेंटर से पास होती है, जो 0 डिग्री है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। एक लाइन है जो 23.5 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में प्रेजेंट है। ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे का पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया नॉर्थ और ये साउथ। ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है, तो एक लाइन नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये लाइन है इक्वेटर। ये आप बहुत अच्छे से डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं, देख चुके हैं। ये 23.5 डिग्री पे है। पॉइंट क्लियर है? तो मैं यहां पे पहले कॉन्टिनेंट्स के बारे में समझने की और जानने की कोशिश करूंगा। तो हम यहां पे बना रहे हैं कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? देखो, हमारे पास अगर हम कॉन्टिनेंट्स को ड्रॉ करें तो वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, यहां से ऐसे। समझना और सुनना सिर्फ, ठीक है? ये हमने बनाया कुछ इस तरह से, ऐसे। ठीक है, क्लियर नहीं बनेगा लेकिन समझाने के लिए इनको समझना है। ठीक है, दूसरा हमारे पास में है, दैट इज ये वाला अफ्रीका, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये वाला ऊपर की तरफ हमारे पास है, इसके यूरोप होता है, कुछ इस तरह से स्फीयर बना लेते हैं। ठीक है, इधर हमें देखने को मिलेगा एशिया, एशिया वाला पार्ट इस तरह से, और ये इधर आएगा, ये एशिया आ जाएगा। नीचे की तरफ हम देखते हैं, ये हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कुछ इस तरीके का पार्ट हमारे पास बनता है जो कॉन्टिनेंट प्रेजेंट है, जो अर्थ है हमने उसको इस तरह से ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहां पे हम समझते हैं कॉन्टिनेंट्स क्या है। देखो, आप समझो,
अगर मैंने इसको इस तरह खोला तो जो भी पार्ट हमारे पास में बना हुआ है, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाली सरफेस, ये कुछ सॉलिड फॉर्म में है जहां पे मिट्टी प्रेजेंट है, लैंड पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और बाकी का जो भी बच गया, ये वाली टेरिटरी या ये पार्ट जो भी है, ये जो पार्ट है, इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है। तो हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट है, एक जहां पे रहने के लिए सॉलिड पार्ट चाहिए, और दूसरा जहां पे हमारे पास में लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, जहां पे मिट्टी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसमें नीचे हमारे पास में हार्ड सरफेस होता है, लेकिन ये ओशन है, ठीक है। पहले हम कॉन्टिनेंट्स को समझते हैं और जानते हैं। ये है हमारे पास एशिया, सबसे पहला, ठीक है। पहला कौन सा है? एशिया। आपको एक एक चीजें समझ आनी चाहिए और याद होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? ये वाला पार्ट क्या है? एशिया। दूसरा, इसके जस्ट नीचे, इसके नीचे हम बात करेंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। यहां से आप आए तो आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है। इसके ऊपर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका। अफ्रीका। अफ्रीका के जस्ट ऊपर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यूरोप। यूरोप। तो देखो ध्यान से, फिर दोबारा से मैं आपको याद करवाता हूं। सबसे पहले आप देखोगे एशिया, एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप आओगे अंटार्कटिका। 1 2 3, 1 2 3। इसके ऊपर जाओगे अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर यूरोप, ठीक है। तो 5 कॉन्टिनेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, 5 लैंड मास देखने को मिल रहे हैं, ये वाले। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में टोटल 7, क्या है? टोटल 7 दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंट्स। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है एकदम? यहां किसी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर एकदम? ठीक है। आप कुछ इस तरीके से समझिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ अमेरिका होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ अमेरिका है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरह से समझो इसको। और सिर्फ ये बनाए तो आप, वैसे तो आप इसको उस पे देख सकते हो, मैप पे देख सकते हो, समझाने के लिए मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, रफली ड्रॉइंग है, ठीक है। पॉइंट क्लियर? चलो देखो इस तरीके से हम एक एक करके इनको समझते हैं और जानते हैं। देखिए, ये वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है। सबसे पहले हम जानते हैं एशिया के बारे में। फर्स्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। देखो, आपको देखने को नजर आएगा कि एशिया जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है इन सभी में, सबसे बड़ा साइज किसका है? एशिया का। तो एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, पहली चीज, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो कि टोटल जितनी भी ये जो लैंड पार्ट है, लैंड मास है, इसका 1/3 पार्ट, 1/3 लैंड मास अकेला एशिया कैरी कर रहे हैं। अकेला एशिया। इसमें इंडिया भी आ गया, इसमें चाइना भी आ गया, इसमें रशिया भी आ गया, एंड सो ऑन 50 to 55 कंट्रीज यहां पे प्रेजेंट है इस लैंड पार्ट पे, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? तो एशिया जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो यहां पे प्रेजेंट है। कौन से साइड में? ईस्टर्न साइड में। कौन सी साइड में? ईस्टर्न साइड में। क्लियर है एकदम? पॉइंट क्लियर है? अब एशिया से रिलेटेड आपको और क्या इंपॉर्टेंट चीज जाननी है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी आपको यहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया प्रेजेंट है, चाइना प्रेजेंट है, तो डेफिनेट है यहाँ पे दोनों के दोनों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यही होगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझना, आपको यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर के बारे में पता है। आप इसको ध्यान से देखो और समझो तो आपको देखने को मिलेगा कि एशिया जो कि लगभग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, लगभग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो इंडिया वाली जो लाइन है, इंडिया है,
इंडिया के लगभग बीचों बीच पास करती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया में से पास करती है। एक लाइन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि क्या एशिया में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है, तो बिल्कुल नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बिल्कुल नीचे रहती है, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करने वाला कॉन्टिनेंट है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा भाई, आप किसी एक कॉन्टिनेंट को, मान लो सपोज करो मैं आपके सामने बात करूं कि आपने घर बनाया, आपके बगल में किसी नेबर ने घर बनाया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे है? आप ये कैसे कह सकते हो ये मेरा घर है ये उसका घर है? तो कहोगे कि बीच में दीवार तो है ना, बीच में एक दीवार है जो दोनों को डिस्टिंग्विश करती है, एक तरफ उनका है एक तरफ हमारा है। उसी तरीके से एशिया वाले ये कब कहेंगे कि हमारा ये वाला पार्ट एशिया का है, ये वाला पार्ट किसी और का है? तो उसके लिए कुछ ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स है, फिजिकल फीचर्स है जो अर्थ पे प्रेजेंट है, जो डिस्टिंग्विश करते हैं एशिया को और यूरोप को। अगर हम एशिया को और यूरोप को दोनों को एक साथ बोले, एक साथ, तो इनको बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। लेकिन हम दोनों को अलग करें तो यहां से एशिया और यूरोप अलग हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा। हो सकता है यहां पे रिवर प्रेजेंट हो सकता है यहां पे कोई माउंटेन प्रेजेंट हो। तो यहां पे एक माउंटेन प्रेजेंट है जिसका नाम है यूराल माउंटेन। क्या नाम है इसका? यूराल माउंटेन। ठीक है, पॉइंट क्लियर। क्या केवल एशिया यूरोप से टच हो रहा है? नहीं, इधर हम देखते हैं तो यूरोप से भी टच हो रहा है, सॉरी अफ्रीका से। अफ्रीका, तो ये अफ्रीका से सेपरेट होता है रेड सी से। यहां एक सी प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं हम रेड सी। ठीक है, अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हमें देखने को मिलता है ये वाला पार्ट, यहां पे प्रेजेंट है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, ओशन के पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे अभी फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिएगा कि एशिया किस तरीके से सेपरेट हो रहा है। तो यूरोप से यूराल माउंटेन, अफ्रीका से दैट इज रेड सी, ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट से तो बीच में इंडियन ओशन आ गया। ठीक है, अब इधर वाला पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट। अब नॉर्थ अमेरिका से भी सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे एक स्ट्रेट प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। क्या है अब समझो। यहां पे मैं आपको 3 से 4 टर्म्स डिफाइन करता हूं, समझना। एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, और एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक स्ट्रेट एक इस्थमस। स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट ये होती है जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी दो लैंड है, जो दो कंट्रीज है, मान लीजिए 2 कंट्रीज है या कोई भी एक लैंड का पार्ट है, वो दोनों की दोनों आपस में टच हो सकती थी, एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो सकती थी, लेकिन क्योंकि उनके बीच में कोई एक ऐसा फिजिकल फीचर आ गया और वो फिजिकल फीचर में पानी आ गया, ओशन। ठीक है, जो कि 2 लैंड पार्ट को, एक लैंड पार्ट L1 है, दूसरा लैंड पार्ट L2 है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए इनके बीच से एक पानी जिसको हम ओशन कह रहे हैं, या कोई भी ओशन है, पानी इनके बीच से फ्लो कर रहा है जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। अदरवाइज अगर ये पानी नहीं होता तो दोनों एक दूसरे के क्लोज होती, एक दूसरे से टच करती, क्योंकि इनके बीच में ये पानी की एक पतली सी धारा इसमें से फ्लो कर रही है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट। दूसरी तरफ हमारे पास होता है इस्थमस। ठीक है, ये क्या है? इसको क्या मतलब हुआ, देखो अब इसे समझिएगा। अगर मान लो सपोज करो मेरे पास में यहां पे तो हमने लैंड ली है, लेकिन हो सकता है किसी जगह पे ऐसा हो दो वाटर बॉडीज एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट है, वाटर बॉडी 1 वाटर बॉडी 2, 2 प्रेजेंट है। अगर ये दोनों की दोनों वाटर बॉडीज, इनके बीच में कुछ भी ऐसा पार्ट ना हो जो कि इनको सेपरेट कर पाए, तो ये वाटर बॉडी इसके साथ में कंबाइन होती। लेकिन मान लो सपोज करो यहां पे कोई लैंड का पार्ट, कोई लैंड पार्ट
यहां पे आ जाए इनके बीच में, तो वो बोलाएगा इस्थमस। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे यहां देखो, यहां पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों के दोनों बीच में छोटा सा एक गैप है, छोटा सा गैप, इसको बोलते हैं पनामा इस्थमस। ठीक है, ये क्या है, इस्थमस। जैसे मैं आपके सामने बात करता हूं, यहां पे ये लैंड है, ये लैंड है, इधर भी लैंड है, दोनों के दोनों लैंड एक दूसरे को टच करते। अगर ये बीच से पानी का ये एक छोटी सी वाटर बॉडी नहीं होती तो ये दोनों लैंड बॉडी एक दूसरे को, दोनों लैंड पार्ट है, दोनों एक दूसरे को टच करते, दोनों लैंड मास टच करते, नहीं कर रहे क्योंकि इनके बीच से एक छोटा सा पानी का फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट। पॉइंट क्लियर है? लैंड मास सेपरेट करें तो उसको बोलते हैं हमारे पास में लैंड मास, दो लैंड मास है उनको सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी कॉल्ड स्ट्रेट। दो वाटर बॉडीज, एक वाटर बॉडी ये, एक वाटर बॉडी ये, दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करने के लिए एक छोटा सा लैंड मास, दैट इज नोन एज इस्थमस। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? कोई डाउट यहां पे? ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझिएगा। दूसरा पॉइंट है, एक आपको बोलने को मिलेगा आइलैंड, आइलैंड, और दूसरा होता है पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या है ये? आइलैंड का मतलब क्या है, पेनिनसुला क्या है, इसको समझो। मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी एक लैंड सरफेस है जो कि एक इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में है, समझने के लिए। अब इसके चार कोने, 1 2 3 4, मान लो इसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, चारों तरफ पानी पानी हो, तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे आइलैंड। क्या बोलेंगे? आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी प्रेजेंट है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? लेकिन ऐसा कोई लैंड पार्ट या लैंड मास जिसके चारों तरफ ना होके तीन पार्ट में, तीन साइड्स में पानी प्रेजेंट है, 3 साइड्स में, इसको बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं इसको? पेनिनसुला। ठीक है, जैसे आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में देखो यहां पे आपको 3 साइड में पानी देखने को मिल रहा है, 3 साइड्स में, इसको बोलते हैं हम क्या? पेनिनसुला। पेनिनसुलर इंडिया, नीचे की पार्ट को क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया। अगर आप बात करोगे ऑस्ट्रेलिया की, देखो आप ऑस्ट्रेलिया पूरा कॉन्टिनेंट, इसके चारों तरफ पानी पानी है, चारों तरफ, तो ये क्या है, एक तरीके से ये आइलैंड है, ये एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया? तो ये चारों टर्म्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या समझने लग रहे थे, ये एक स्ट्रेट आती है जो नॉर्थ अमेरिका को और एशिया को सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। तो यूरोप से अलग होता है यूराल माउंटेन, अफ्रीका से अलग होता है रेड सी, नीचे इंडियन ओशन से हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट होता है, और बेरिंग स्ट्रेट से ऊपर सेपरेट होता है। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट यहां पे? ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सेकंड कॉन्टिनेंट है हमारे पास में, दैट इज नोन एज ऑस्ट्रेलिया। सेकंड कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। देखो अब इसको समझिए, अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको सबसे पहली चीज तो देखने को मिलेगी, क्या ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में? तो आप कहोगे ये तो सदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट है ये? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहां पे आपको बीचों बीच एक लाइन पास होती हुई नजर आएगी जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन सी लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कहां से पास हो रही है? ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम? अब दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है इससे रिलेटेड, क्या ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं? तो बिल्कुल हां। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ हमें पानी देखने को मिलता है, तो ये कैसा कॉन्टिनेंट है? आइलैंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी सेपरेशन की, कि ये एशिया से कहां सेपरेट हो रहा है, तो बीच में इनके कौन फ्लो कर रहे हैं? इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटा सा कॉन्टिनेंट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर? साइज के हिसाब से हम आपके सामने एक साथ में मेंशन करेंगे कि ये कौन से नंबर पे आता है, ये कौन से नंबर पे। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ठीक है,
अब आते हैं तीसरे कॉन्टिनेंट पे जिसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में प्रेजेंट है, और सदर्न हेमिस्फेयर में यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये पूरी तरीके से यहां पे आइस ही आइस प्रेजेंट है। ये सदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि यहां पे सनरेज नहीं पहुंचती है डायरेक्टली, तो यहां पे पानी की प्रेजेंस बहुत कम है। जो भी पानी प्रेजेंट है वो सारा का सारा आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स प्रेजेंट है। तो यहां लाइफ इतनी पॉसिबल नहीं है, पानी यहां पे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके का पार्ट हमें तीसरा देखने को मिलता है, नेक्स्ट दैट इज अंटार्कटिका। क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद अगला कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। हम इसकी बात करते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना, अफ्रीका जो कि एशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारे पास देखने को मिलता है वो है अफ्रीका। अफ्रीका अर्थ पे सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो यहां पे आपको तीनों लाइंस, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, तीनों लाइंस पास होती हुई नजर आएंगी। अफ्रीका के बीच से तीनों लाइंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों लाइंस पास होती हुई नजर आएंगी। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट बताओ जिसमें से तीनों लाइन पास होती है। इसके अलावा किसी ऐसा कॉन्टिनेंट, कोई सा भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जिसमें तीनों लाइन पास होती हो। तीनों लाइन पास होने वाला सिर्फ अकेला अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड मास है, सदर्न हेमिस्फीयर में कम लैंड मास है। ठीक है? पॉइंट क्लियर? यहां पे जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे यहां पे सहारा डेजर्ट देखने को मिलते हैं जो कि सबसे ज्यादा हॉटेस्ट डेजर्ट है। यहाँ पे नाइल रिवर देखने को मिलती है एंड सो ऑन। वो हम फिजिकल फीचर्स जब हम वर्ल्ड में पढ़ेंगे तो वहां हम समझेंगे। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट दैट इज यूरोप। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप हमारे पास देखने को मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। पहला पॉइंट, कहां पे देखने को मिलता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये एशिया से सेपरेट होता है यूराल माउंटेन से। ठीक है? तो एशिया की कंपैरिजन अगर इसके साथ में साइज में करें तो इसका साइज तो बहुत छोटा सा है। एशिया की कंपैरिजन में ये तो बहुत छोटे साइज का है। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? तो यूरोप यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है? अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं भी ध्यान से सुनना, क्या यूरोप से कोई भी ऐसी लाइन पास होती हुई नजर आ रही है जो कि अर्थ के इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं? तो आप कहोगे यहां से तो ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, ना इक्वेटर पास हो रही है, ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रही है। यहां पे आर्कटिक सर्कल, अगर हम बात करते हैं आर्कटिक सर्कल कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अंटार्कटिक सर्कल है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। आर्कटिक सर्कल वाली लाइन यहां से पास होती है। ठीक है? यहां पे ट्रॉपिक्स पास नहीं होते, यहां पे आर्कटिक सर्कल पास होगा। क्लियर एकदम? पॉइंट क्लियर है? अब ये हमारे पास यूरोप हो गया। अब बात करते हैं दो ऐसे कॉन्टिनेंट्स जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के नाम पे रिलेटेड है, उनको समझते हैं। देखो यहां पे हमारे पास है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है? कहां पे प्रेजेंट है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ऊपर नॉर्दर्न है या सदर्न है तो आप इस तरीके से याद रखिएगा, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ। ठीक है? तो नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका, साउथ में सदर्न अमेरिका। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? अब नॉर्थ अमेरिका कहां पे प्रेजेंट है? तो वो एक लाइन को कैरी करता है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका से पास होगी। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? साउथ अमेरिका से दो लाइन पास होती है, एक इक्वेटर और दूसरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? दोनों को डिफरेंस करते हुए चलिएगा। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अगर आप देखोगे कि दोनों कैसे सेपरेट होते हैं तो दोनों को सेपरेट करने के लिए
हमारे पास में एक छोटी सी लाइन है जो वाटर बॉडी प्रेजेंट है, एक ऐसा वाटर बॉडी इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है जो कि इन दोनों को, दोनों लैंड मासिस को, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, दोनों को सेपरेट करती है। उसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा इस्थमस। ठीक है, जो दोनों को सेपरेट करती है। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास ये 7 कॉन्टिनेंट्स क्या क्या है, कहां पे प्रेजेंट है, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। रफली एक बार ड्रॉ कीजिए, बनाइए, और उसमें आप देखिए कि कौन कहां पे प्रेजेंट है और उनके फीचर्स आप खुद से मेंशन करके देखिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड आपको एक छोटा सा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि इनमें साइज के बेसिस पे बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए कि किसका साइज बड़ा है और किस कॉन्टिनेंट का साइज छोटा है। ठीक है, उनको एक ऑर्डर में अरेंज करो। तो आपको याद रखना है ऑर्डर, वो याद रखोगे एशिया जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका के बाद आप देखोगे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, अंटार्कटिका या यूरोप। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट करवाया जाता है वो यूरोप में और अंटार्कटिका, दोनों में से पोजीशन एक्सचेंज करके पूछ लिया जाता है कि बताइए अफ्रीका, सॉरी हमारे पास में यूरोप है या फिर हमारे पास में अंटार्कटिका है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, तो ध्यान रखना है अंटार्कटिका, उसके बाद हमारे पास में यूरोप, और सबसे छोटा होता है ऑस्ट्रेलिया। पॉइंट क्लियर है? तो आप इस तरीके से इस ऑर्डर को याद रखोगे जिसमें कॉन्टिनेंट के साइज के बेस पे ऑर्डर मेंशन किया है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारे पास में कॉन्टिनेंट्स। अब लिथोस्फीयर का सेकंड पार्ट है जिसका नाम है ओशन। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा है? कॉन्टिनेंट। दूसरा पार्ट है ओशन बेसिन। ओशन कौन कौन से, अब उसको देख लेते हैं। ओशन देख लिया तो यही हमारे पास में क्या बनाएगा? हाइड्रोस्फीयर भी बनेगा। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर को हम आराम से समझेंगे क्योंकि हमें अभी फिलहाल एक बार ये जो मैप बना है तो इस पे हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सा ओशन कहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखते हैं हम सेकंड पार्ट, दैट इज ओशन। देखो ओशन, यहां पे हमें 5 ओशन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, एक एक करके उनको समझते हैं। सबसे पहला ओशन है जिसका नाम है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक, पैसिफिक कौन सा? देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये पूरा पार्ट, ये वाला और ये वाला। अगर मैं यहां पे बात करूं कुछ इस तरीके से, यहां से इसको इस तरीके से मेंशन कर दिया, यहां से इस तरीके से मेंशन कर दिया। अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न अमेरिका की, नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका, तो इनका जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड, यहां पे अगर हम ऐसे खड़े होते हैं तो इनका वेस्टर्न साइड हो गया। इनके वेस्टर्न साइड में जो प्रेजेंट ओशन, इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है। अगर यदि हम लैंडमास को देखें और इस लैंडमास पे प्रेजेंट ओशन की बात करें तो सबसे बड़ा ओशन हमें देखने को मिलता है, दैट इज पैसिफिक ओशन। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब ठीक है, सेकंड ओशन है हमारे पास में अटलांटिक ओशन। देखो पैसिफिक ओशन की अगर आप शेप देखोगे तो क्योंकि हमने बोला है कि ग्लोब था, उसको हमने बीच से काटा है तो उसको प्लेन बना दिया, तो प्लेन बना दिया तो उसकी अगर यदि ये ग्लोब होता तो हमें ये कुछ इस तरीके से हेमिस्फेयर ये, तो दोनों को अगर कंबाइन करते तो हमें ओवल शेप देखने को मिलती, ओ शेप। तो पैसिफिक ओशन की जो शेप होती है वो शेप होती है ओ शेप। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड ओशन, दैट इज नोन एज अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन कहां पे प्रेजेंट है? अटलांटिक ओशन प्रेजेंट है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न साइड है,
देखो अभी हमने बात की नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट, वहां पे पैसिफिक ओशन है। अब ईस्टर्न साइड में आते हैं, वहां देखते हैं कि कौन सा ओशन है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर यूरोप और अफ्रीका, इनके बीच में प्रेजेंट है। ध्यान से देखना, अब मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कौन सा है? एटलांटिक ओशन। कौन सा है? एटलांटिक ओशन। आप इसकी शेप डिफाइन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। ये किस शेप का है? एस शेप का। किस शेप में है? एस शेप में। कौन सा ओशन है? एटलांटिक ओशन। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो ओशन है एटलांटिक ओशन, यहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। अब कहोगे ट्रेड क्यों, किस वजह से? देखो आप पानी में ट्रेड करना चाहते हो तो कैसे करोगे? बोट की यूज करोगे। तो पानी, अब आपको बोट रोकनी है, हार्बर बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। वो कहां बनेंगे? ऐसी जगह पे बनेंगे जहां पे लैंड मास, भाई आप एक बात समझिएगा, एक लैंड मास ऐसा है जो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है, और एक लैंड मास ऐसा है जहां पे कुछ इस तरीके की जगह है, ऐसा ऐसा पार्ट है इस तरीके से। यहां पे क्या किसी भी बोट को लाके रोका जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लेन पार्ट है, यहां पे आप बोट को कैसे रोकोगे? लेकिन जब आप इसकी बात करते हो, क्योंकि यहां पे जब आप प्लेन प्लेन लैंड की बात करोगे तो पानी आएगा, टकराएगा, चला जाएगा, एकदम से आपको डीप देखने को मिलेगा। लेकिन जब कुछ इस तरीके का सरफेस होता है, इस तरीके का, इसको बोलते हैं इंडेंटेड, इंडेंटेड सरफेस। आपने एक बात सुनी होगी ना कि लोहे पे जो जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, वो कभी भी प्लेन सरफेस पे नहीं होती है। जहां डेंट पड़ा होगा, जब भी आयरन की रोड होगी, कहीं भी डेंट पड़ा होगा, उसी पे तो डस्टिंग रस्टिंग होती है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी के रुकने की जगह बन जाती है, वहां पे एयर प्रेजेंट होती है, साथ में मॉइस्चर को स्टे करने के लिए, रुकने के लिए जगह तो चाहिए। वो वहीं हो सकता है जहां पे इंडेंटेड सरफेस होगा। और वो इंडेंटेड सरफेस कहां देखने को मिलते हैं? एटलांटिक ओशन के बगल में जो प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स है, यहां पे अमेरिका की साइड में, यूरोप की साइड में, तो बहुत ज्यादा इंडेंटेड सरफेस देखने को मिलता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, यहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। बीजीएस, अगर हम बात करें, बीजीएस्ट ओशन है ये। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड ओशन, दैट इज नोन एज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, नाम से पता चल रहा है इंडियन। एक अकेला ऐसा ओशन है जो इंडिया के नाम पे प्रेजेंट है। तो कहां पे प्रेजेंट होगा? ऐसा तो है नहीं कि वो अफ्रीका के नीचे प्रेजेंट होगा या अमेरिका की साइड में प्रेजेंट होगा। अमेरिका की जो दो साइड है, दोनों तरफ तो हमने कवर कर लिए, तो अब बची कहां पे? ये वाला पार्ट, यहां पे। तो इस पार्ट में हमें देखने को मिलता है इंडियन ओशन। कौन सा ओशन? इंडियन ओशन। ठीक है। अब इसकी क्या खास बात है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि ये इंडिया के नाम पे इकलौता एक ऐसा ओशन है जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री के नाम पे इसका नाम पड़ा है। ठीक है। पॉइंट क्लियर है? तो यहां इंडियन ओशन है। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में फोर्थ, दैट इज नोन एज सदर्न ओशन। सदर्न ओशन, सदर्न ओशन कहां पे प्रेजेंट है? तो सदर्न ओशन हमें देखने को मिलेगा, नाम में आ रहा है सदर्न ओशन, साउथ में। तो साउथ में कौन सा है? दैट इज दिस सदर्न हेमिस्फेयर में सदर्न ओशन, इनके नीचे वाला पार्ट। और फिर आता है हमारे पास में फिफ्थ, दैट इज नोन एज आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन, वो कहां पे होगा? आर्कटिक कहां है? आर्कटिक सर्कल ऊपर की तरफ है, नॉर्थ में। तो नॉर्दर्न पार्ट में हमें देखने को मिलेगा आर्कटिक सर्कल। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ओशंस कितने हैं, 5 है। एक बार इनको दोबारा से बना लेते हैं कि साइज में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है। उसको एक ट्रिक से याद रखना आपको कि सबसे बड़ा जो ओशन है वो कौन है, सबसे छोटा है वो कौन है। देखिए, अगर हम बात करें पैसा, PAISA, आपको इस तरीके से याद रखना है, पैसा। ठीक है। पैसा मतलब पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा,
उसके बाद अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, उसके बाद इंडियन ओशन, उसके बाद हमारे पास में सदर्न ओशन, और लास्ट में हम देखते हैं दैट इज नोन एज आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो इस ऑर्डर में आपको याद रखना है इसको, दीज आर कॉल्ड ओशंस। ठीक है, ऑर्डर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप इस तरीके से याद रखोगे। क्लियर है, पॉइंट क्लियर। तो ये है हमारे पास लिथोस्फेयर। अब बात करते हैं हमारे पास में दूसरा हाइड्रोस्फेयर। अब छोटे छोटे पॉइंट है। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर के बारे में आप लगभग जान चुके हो। ओशन क्या है, पानी, हाइड्रोस्फेयर तो मेनली पानी है ना, और पानी की वजह से ही हमारे पास में ओशन बने हैं। तो हाइड्रोस्फेयर, इसी की वजह से अर्थ हमारे पास में ब्लू प्लेनेट बोली जाती है। क्यों? क्योंकि लगभग 1/3 पार्ट है, जो 1/3 पार्ट है लैंड मास का, जो पूरी अर्थ का 1/3 पार्ट लगभग वो पानी से घिरा हुआ है, उसमें पानी प्रेजेंट है, ओशंस प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो पानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वाटर सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में जैसे ग्लेशियर्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए। सॉलिड की फॉर्म की बजाय लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड जैसे ओशन में हो गया, जैसे हम बात करें रिवर्स में हो गया, जैसे हम बात करें पॉन्ड्स में हो गया, लेक्स में हो गया, वेल्स में हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, एंड सो बहुत सारे तरीके। अगर हम बात करते हैं गैसियस फॉर्म में, तो गैसियस फॉर्म में पानी किस फॉर्म में होगा, वाटर वेपर्स फॉर्म में। हमारे एटमॉस्फेयर में भी तो प्रेजेंट है, तो एटमॉस्फेयर में जो पानी प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्म्स में वाटर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। पॉइंट क्लियर है। अब जितना भी पानी प्रेजेंट है, जितना भी पानी पूरे सरफेस पे जो पानी प्रेजेंट है, उसमें से लगभग 97% वाटर ओशन में प्रेजेंट है। ओशन में प्रेजेंट होने का मतलब है कि देखो सारे का सारा जितना भी पानी है, रिवर्स फ्लो करेंगी, वो सारा पानी कहां पे ले जाकर छोड़ेंगी, तो वो ओशन में छोड़ेंगे। तो ये पानी इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है, इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है कि ये डायरेक्टली हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना पानी तो हमारे लिए कोई यूज़ का है ही नहीं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो बाकी 3% बचा, उस 3% में भी ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा पानी हम यूज़ कर रहे हैं, वो हम आगे चल के जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे कितना परसेंटेज पानी हम यूज़ करते हैं और कितना यूजफुल है और कितना नहीं है। ठीक है, वो हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट स्फीयर, दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर का मतलब है हमारे पास एयर, हमारे सरफेस पे, ये जो अर्थ की सरफेस है, अब मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं, यहां देखिएगा। अगर हम बात करते हैं हमारी अर्थ के सरफेस को, ये जो अर्थ का सरफेस है, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस से ऊपर चलना शुरू करें, ये वाला पार्ट। ठीक है, अर्थ के सरफेस से हम कुछ ऊपर जाएं तो हम देखते हैं ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए, ये एक तरीके की शील्डिंग है। शील्डिंग का मतलब क्या हुआ? देखो हमारे पास यहां पे सन है, सन से रेज आ रही है। अगर यदि ये सन रेज डायरेक्टली हमारे कांटेक्ट में आ जाए, क्योंकि वहां से जो भी सन से जो रेज आ रही है वो डायरेक्टली, अगर यदि बीच में किसी तरीके की कोई प्रोटेक्शन लेयर ना हो, ठीक है, हम कहें कि भाई सीधी सनलाइट हमारे सरफेस पे आ रही है, हमारी अर्थ के सरफेस पे आ रही है, तो ऑब्वियस है ह्यूमन बॉडी को स्ट्राइक करेगी, सीधा ह्यूमन बॉडी को स्ट्राइक करेगी। ह्यूमन बॉडी को स्ट्राइक करेगी क्योंकि उसमें बहुत ही हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस है। अगर यदि वो डायरेक्टली वो सीधे ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा तरीके से डेंजरस हो सकती है ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, तो उसके लिए एक ऐसी सराउंडिंग क्रिएट की है नेचर ने, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एक ब्लैंकेट का काम करती है, किसके लिए? अर्थ के लिए, जो प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेडिएशन से। किनसे प्रोटेक्शन देती है? हार्मफुल रेडिएशन से।
ठीक है, कहां से आ रही है? जो सनरेज आ रही है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एटमॉस्फेयर किस लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि भाई ठीक है ये कंप्लीट एक ही कंपोजिशन मिलेगा क्या, आप ऊपर वाली लेयर को देखोगे, उससे ऊपर वाली को देखोगे, क्या सभी की सभी एक जैसी है? तो बिल्कुल नहीं, हर जगह पे कॉम्पोजिशन, यहां पे कॉम्पोजिशन है वो अलग होगा, यहां पे टेम्परेचर वो भी अलग होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, वो हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आप और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे डेंसिटी, जो एयर की डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी कम होगी, वो भी देखा जाएगा, वो डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से हम कॉम्पोजिशन के बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे, डेंसिटी के बेस पे हम इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये कितने टाइप की एटमॉस्फेयर की लेयर हो सकती है। तो हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर को क्लासिफाई करते हैं 5 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 5 में। कौन कौन सी? सबसे ऊपर आती है, सबसे नीचे से, अगर यदि हम अर्थ के सरफेस से शुरू करते हैं, अर्थ के सरफेस से, यहां से मान लो हमने कहा यहां पे अर्थ का सरफेस है और इस अर्थ के सरफेस से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। कितने ऊपर तक जाएंगे? करीब 1600 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम चल रहे हैं नीचे से ऊपर। ठीक है, अर्थ सरफेस से हम ऊपर चलना शुरू करेंगे तो सबसे नीचे आती है, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। कौन सी लेयर? ट्रोपोस्फेयर। क्या है उनको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो आगे चल के डिस्कशन करेंगे। दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। फिर आती है जिसको हम बोलते हैं मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर। इसके ऊपर होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्फेयर। कौन सा स्फेयर? थर्मोस्फेयर। और सबसे लास्ट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर। सबके सबका अपना अपना काम है, अपना अपना लॉजिक है। क्या काम करेंगी? कहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, कहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, कहां पे गैसेस ज्यादा प्रेजेंट होगी, उन सबको हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन वो आगे चल के। क्लियर है? आपको अभी फिलहाल के लिए इतना पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर क्या है और क्या काम करता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब इसमें लास्ट एक स्फेयर है जिसकी वजह से हमने कहा कि 3 स्फेयर, एक हमारे पास में हाइड्रोस्फेयर, एक लिथोस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर, और तीनों के कॉम्बिनेशन से जहां पे भी ये तीनों कंबाइन करेंगे, तीनों कंबाइन करेंगे, वहां बनता है हमारे पास में बायोस्फेयर। बायोस्फेयर। ये हमारे पास में लिथोस्फेयर, ये हाइड्रोस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर, और तीनों जहां भी मिले, तीनों के मिलने से हमारे पास बनता है बायोस्फेयर, जहां पे लाइफ पॉसिबल है। पॉइंट क्लियर है? बायोस्फीयर में लाइफ पॉसिबल है, वहां पे ह्यूमन लाइफ भी देखने को मिलती है, प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज भी देखने को मिलती है, फंगस भी देखने को मिलते हैं। वो सारे के सारे कहाँ मिलते हैं? बायोस्फीयर में। जो कि कुछ ऐसे भी है जो ह्यूमन लाइफ के लिए अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे भी है जो ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल है। यहां पे हमें देखने को मिलता है CO2 गैस। अगर मैं बात करता हूं एटमॉस्फेयर में हम बात करते हैं कि वहां ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, वहां नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस ये 21% होती है, ये हमारे पास में 78% होती है। दोनों के मिलने से 99% बना। टोटल 99%, ध्यान से सुनना, टोटल 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, जिसमें ऑक्सीजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? रेस्पिरेशन के लिए, लाइफ के लिए पॉसिबल है। नाइट्रोजन गैस किसके लिए पॉसिबल है? ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ करनी है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये टोटल 99% जो नेचर ने क्रिएट की है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। मतलब एक बात समझो, यहां पे 1% गैस जिसमें बहुत सारी अदर गैसेज आ गई, हीलियम आ गई, नियोन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, आर्गन आ गई, हाइड्रोजन आ गई, एंड सो ऑन, बहुत सारी गैसेज है, ये नेचर ने क्रिएट किया है। ठीक है, अब बायोस्फीयर जहां पे हम रह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, काट रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। हम चिमनियां लगा रहे हैं, कार प्रोडक्शन कर रहे हैं, सब व्हीकल्स चलाने लग रहे हैं, जहां से CO2 गैस का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है।
नेचर कह रही है कि जितना भी कंपोनेंट है, जो भी कंपोजिशन है, वो 1% से कम ही होना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर रिलीज कर रहे हैं CO2 गैस को, रेगुलर रिलीज कर रहे हैं CO2 गैस को। इसका मतलब हम CO2 का कंपोजिशन को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब चीजें हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है, बायोस्फीयर जहां पे लाइफ पॉसिबल है, हम उसको धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। और वो डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि लगातार पेड़ पौधे काटना, व्हीकल्स से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज्यादा करना। मेन रीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। तो ये है हमारे पास में कंप्लीट चैप्टर, जिसमें किस तरीके से लिथोस्फेयर, किस तरीके से हाइड्रोस्फेयर, किस तरीके से एटमॉस्फेयर ये काम करते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, उनके बारे में। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर पूरी तरीके से समझ आ गया और एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।